राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस। लेकिन इस बार एक राजस्थान में नई क्रांति जो देखने को मिलेगी वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी भी किसी भी तरह से अब पीछे नजर नहीं आ रही है। और सबसे खासियत यह है कि यह पार्टी अपने युवा नेताओं के साथ लगातार तैयार है। और ऐसे ही एक युवा नेता आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रोहित, स्वागत है आपका आज हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच। जोधपुर लोकसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से रोहित कुमार जोशी हमारे साथ मौजूद है। रोहित, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ही क्यों? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है। तो हम लोगों का विजन ही है। हम लोग एक्चुअली 4 C पे काम करते हैं। पहला है करेक्टर। हम लोग जो कैंडिडेट उतारते हैं उसका करेक्टर देखते हैं कि उसका करेक्टर कैसा है, वो व्यवहारिक है या नहीं है। जो करेक्टर में हम लोगों के नॉर्म्स होते हैं कुछ। उसके बाद आता है करप्शन। क्या वो आदमी करप्ट तो नहीं है? रिश्वतखोरी, जो रिश्वत दे रहा है ले रहा है, मेरी नज़र में दोनों ही खराब है। रिश्वत दे रहा है वो भी खराब है और रिश्वत ले रहा है वो भी खराब है। उसको रिश्वत देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक है क्रिमिनल। क्रिमिनल के हम लोग देखा जाए तो क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी कभी भी कोई गुण नहीं हो सकता उसके अंदर। वो अपने माँ बाप का भी नहीं होता, क्योंकि कोई मर्डर केस होते हैं या हम लोग मान सकते हैं कि चोरी चकारी होती है तो हम लोग क्रिमिनल सर्टिफिकेट देखते हैं, क्या क्रिमिनल तो नहीं है। और चौथा है कम्युनल। कम्युनल में आप जातिवाद, यह सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम जातिवाद का हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों को दंगे को देखने मिल रहा है। मणिपुर देख लो आप। मणिपुर में दंगे जातिवादी से हो रहे हैं। 2 जाति के समुदाय के लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे। कश्मीर देख लो, कहीं पे भी देख लो, जातिवाद हर जगह है। रग रग में घुस गया है लोगों के। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे जो कैंडिडेट है वो जातिवादी नहीं फैला है इस चीज़ के अंदर। करप्शन की अगर आपने बात की है तो इसमें एक बहुत बड़ा जो एग्जाम्पल है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद ने दिया है अपने मंत्री के खिलाफ चार्जशीट पेश करके। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत इस डिसीजन की सराहना होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहला ऐसा सीएम होगा जो अपने ही मंत्री को निकाल रहा है। तो यही तो खासियत आम आदमी पार्टी की कि ना अपने ही मंत्री के खिलाफ जाएंगे। अगर वो करप्ट हुआ, करेक्शन मतलब इस चीज के हुआ तो वो जाएंगे इसके अंदर। और विजन यही हमारा कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर भी कई पार्षद पे केस हुए हैं, हमारे ही पार्षद पे केस हुए हैं। इसका कारण क्या था? उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और अरविंद केजरीवाल जी तो भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत में, चाहे उनका बहुत करीबी ही क्यों ना हो। रोहित जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, उसके बीच आम आदमी पार्टी किस तरह से देखते हैं आप इसे? आम आदमी पार्टी को तो हम 200 सीटों पे देखते हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं यही चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी 200 सीटों पे आए। बट अभी हम जो नजरिया है हमारा, हम लोगों को लगता है कि हम लोग 100 सीटों के आसपास जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा श्री गंगानगर साइड में रुझान अच्छा है हमारा, अलवर साइड में अच्छा है। अभी जोधपुर के अंदर भी रेगुलर हमारा एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत रोज लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे। रोज कॉल आ रहे हैं। और अंदर की जो चीजें ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के लीडर हमसे जुड़ रहे हैं अंदर के अंदर। और इस इलेक्शन के अंदर आपको शायद देखने को मिल जाएगा कि आम आदमी पार्टी कितना बड़ा समीकरण लेके आती है और कितना बड़ा वोट बैंक लेके आती है जोधपुर के अंदर। आपको क्या लगता है, क्या पूरी तरह से समीकरण बिगाड़ पाएगी आम आदमी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस का? हम समीकरण बिगाड़ने नहीं आए, हमारा समीकरण बनाना है। हम हमारा समीकरण बनाएंगे। और आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है। गुजरात के अंदर 45 लाख वोट बैंक आया है। 45 लाख वोट बैंक 13-14% होता है कि गुजरात के अंदर बीजेपी का जो बहुत बड़ा गढ़ है उसके अंदर इतना बड़ा वोट बैंक आना एक अपने आप में एक मिसाल है। 5 एमएलए हमारे वहाँ पे है। एमएलए के बाद में हम बात करें यूपी के अंदर जाते हैं। यूपी के अंदर हमने निकाय चुनाव जीते हैं कई जगह पे। उसके बाद में एमसीडी चुनाव दिल्ली में आते हैं। एमसीडी चुनाव में जब 15 साल से बीजेपी का बहुत बड़ा एक गढ़ हुआ करता था, वही जीतते थे हमेशा। 15 साल बाद हमने उनका तोड़ा है, घमंड तोड़ा। हम घमंड कह सकते हैं इस चीज को, और हम लोग आए हैं इस चीज के। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा जो है वो स्थापित किया है, चाहे वो अपनी मेहनत के दम पर हो या अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि राजस्थान में समीकरण बनाने के लिए थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी? नहीं, जल्दबाजी नहीं, हम तो लेट समझ रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि बहुत लेट आए हम लोग। अभी इतने साल से आप देखें ना, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। आप देखें कौन सा बीजेपी का नेता इन लास्ट 5 साल में जेल गया है या किस पे केस हुआ है? कौन सा कांग्रेस का नेता, जब बीजेपी वसुंधरा सरकार थी उस समय कौन सा कांग्रेस का नेता है जो जेल गया है?
एक भी नाम बताओ जिसपे भ्रष्टाचार का केस हुआ। अभी देखना 2 महीने में अभी आरोप लगेंगे, उधर से आरोप लगाएंगे, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, दोनों तरफ से आरोप होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, इलेक्शन के बाद में सब भूल भर जाएंगे, फिर इनको दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। आप खुद एक युवा नेता होने के नाते शहर विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो जनता है शहर विधानसभा की या फिर जोधपुर की, वो और नेताओं को छोड़कर रोहित जोशी के साथ क्यों जाए? आखिर ऐसा क्या खास है? हमारे पार्टी की तो बहुत बड़ी खासियत है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पंजाब के अंदर जो चंडी जो हमारे सीएम हुआ करते थे वहाँ पे, कांग्रेस के थे शायद, वो इलेक्शन किससे हारे हैं? वो हारे हैं एक मोबाइल रिपेयरिंग पे काम करने वाले लड़के से, और पार्टी ने टिकट उनको दिया। उसमें बड़े बड़े नेता आए थे वहाँ पे टिकट मांगने के लिए, अकाली दल से आए होंगे, कांग्रेस से आए होंगे, बीजेपी से आए होंगे, लेकिन पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को पहले प्रेफरेंस देती है, क्योंकि 10 साल से हम क्रांतिकारी जो कार्यकर्ता है वो पार्टी को खड़ा किए हुए हैं। तो पहले पार्टी का एक महत्व रहता है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता पहले आने चाहिए, क्योंकि ये कभी कहीं नहीं जाएगा छोड़ के। बहुत बड़ा कारण है इसका। शहर विधानसभा से दावेदारी आप प्रस्तुत कर रहे हैं। शहर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है, चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो पानी की हो, सब बड़ी बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। इन समस्याओं से किस तरह निपट पाएंगे आप? जैसे दिल्ली और पंजाब में निपटे हम लोगों ने एक ना रूपरेखा तैयार की। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, पिछले 15-20 सालों से वही चीज चल रही है। वो सड़कें खराब, क्वालिटी खराब। तो सड़कों पे हम लोग रूपरेखा तैयार करेंगे, उसको कोशिश करेंगे सीसी की सड़कें बने सारी सिटी के अंदर, और पहले उसके पाइपलाइन, गटर पाइपलाइन हो या पानी की पाइपलाइन, पहले उसका काम हो, उसके बाद सड़क हो। अभी क्या होता है, पहले सड़क बन जाती है, फिर कहीं अपन देखा होगा बड़ी बड़ी ट्रकें जो निगम की होती है वो पानी निकाल रही होती है, उसके बाद में वापस से उसको रोड को तोड़ा जाता है, वापस बनाया जाता है। तो आप देखो, ये एक प्रथा खत्म करेंगे और है ना ये चीजों को सीसी में लेके आएंगे। अगर है ना सरकार बनती है तो दूसरा एक और फायदा होगा कि इसके अंदर आपको पता होगा, दिल्ली और पंजाब के अंदर है ना जो भी विधानसभा जितनी भी है उसके ना कनेक्टिविटी, अक्सर लोगों की कनेक्टिविटी होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह होता है, वो हम लोग वहाँ घर तक पहुँचाते हैं। लोगों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे अशोक गहलोत जी ने चालू किया था ये गैस सिलेंडर 500 रुपए, और खाने पीने के पैकेट दे रहे हैं अभी हर घर घर में, जिसकी क्वालिटी हम लोग देख सकते हैं। तो वो भी जस्ट चुनाव से 6 महीने पहले, 4.5 साल तक वो कुछ भी नहीं था। 4.5 साल तक क्या था, आप देखें ना कि उस समय बस बीजेपी की तरफ से एमएलए को खरीदा जा रहा था, इनको बचाया जा रहा था, और सचिन पायलट कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही वो 4 साल तक यही होता था। अभी जो लास्ट के 6 महीने में है, इन्होंने काफी चीजें देखो अपने आप में चेंज करी है। जैसे अभी नई नई स्कीमें लॉन्च की, बट लॉन्च ही की है, अप्लाई कब होगा? अभी 6 महीने में तो अप्लाई हो नहीं सकता, अप्लाई होगा आगे। 9 साल से शायद गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे यहाँ पे है, मंत्री रहे हुए हैं। एलिवेटेड रोड का प्रोजेक्ट अभी मोदी जी आ रहे हैं जो अनाउंस करेंगे, बट वो 9 साल क्यों लग गए इस चीज को? ट्रैफिक 9 साल में थोड़ी बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है पिछले 10 साल 15 साल से, जोधपुर बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग देखें सिर्फ घोषणाएं होगी, इसके सिर्फ औपचारिकता ही है और कुछ भी नहीं है। जैसे रोड और लाइट की बात है, तो दिल्ली के अंदर आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने एक स्वराज करके बुक निकाली थी 15 साल पहले। उस बुक में ये सब मेंशन है कि हमको काम कैसे करना है। जैसे वार्ड कमेटी बनाएंगे हम लोग, उस वार्ड कमेटी में क्या होगा कि वही की जनता से पूछा जाएगा। मान लो अपने यहाँ वार्ड में 2,500 से 3,000 लोग हैं, उनसे राय ली जाएगी कि आपके वार्ड में कमियां क्या है। उस कमियों के लिए हम एक बजट अनाउंस करेंगे कि जैसे मान लो कहीं रोड बनी है बट लाइट नहीं है, कहीं लाइट है बट कैमरे नहीं है, कहीं कैमरे तो पानी की लाइन नहीं है, गैस लाइन नहीं है। तो हम लोग वो बजट वहीं से निर्धारित करेंगे और जनता को बताएंगे कि आपके लिए इतना बजट तय हुआ है, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा उसको लगवाने का। तो उनमें से किसी को ठेका दिया जाएगा, और आगे ठेका भी किस लिए दिया जाएगा बताता हूँ, ताकि भ्रष्टाचार नहीं हो, उन लोगों को पता रहे कि इतना बजट है तो इतना काम होना चाहिए। अभी क्या होता है कि ना किसके पास जा रहा है ठेका नहीं पता, बजट किसके पास जा रहा है नहीं पता, वार्ड कमेटियां बनी भी नहीं है, पार्षद अपने हिसाब से काम करता है और एमएलए अपने हिसाब से काम करता है। जो बजट मान लो राज्य सरकार या केंद्र सरकार देती है, मान लो 1000 करोड़ दिया, उसमें 100 करोड़ खर्च होता है, 900 करोड़ गायब हो जाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग पैसा जनता का जनता में ही लगाएंगे। आपको लगता है दिल्ली का स्वराज मॉडल राजस्थान में लागू हो पाएगा? होना चाहिए। मैं तो फोर्सफुली कहूंगा होना चाहिए, नहीं तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी उनकी सुविधाएं।
अभी आप मान के चलिए कि ना रोड टूटी हुई है, आज मैं और आप भुगत रहे हैं इस चीज को। अगर ये लागू होता है तो लोगों के लिए तो सुविधा है, पार्किंग मिलेगी, कैमरा मिलेगा, लाइट मिलेगी, बिजली पानी सब सुविधाएं मिलेगी उनको। हमको यही तो चाहिए आज के टाइम में। आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और कांग्रेस सरकार की योजनाओं के बारे में बात की, तो उसके बारे में मैं आपको एक चीज और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कहीं ना कहीं देश में अरविंद केजरीवाल के प्रति एक नाराजगी देखने को मिली है कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में जो फ्री सुविधाएं शुरू की है, कहीं ना कहीं उसको लेकर एक बहुत बड़ा रोष देखने को मिला है पूरे देश की जनता में कि फ्री करने के बाद जो उसका भार है वो आम जनता पर पड़ रहा है, उनको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के रूप में भार चुकाना पड़ रहा है। तो आप इस चीज को किस हद तक सही मानते हैं? मैं तो इस चीज को गलत मानूंगा। फ्री दे कहाँ रहे हैं हम लोग जनता का पैसा ही तो जनता में दे रहे हैं। आज वो लोग 18% जीएसटी, 28% जीएसटी, कहीं कहीं 5% है, कहीं 12% है। उसके अलावा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रोड टैक्स। आज अपन लोग गाड़ी खरीदते हैं, कार में रोड टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी हमें टोल टैक्स दे रहे हैं। तो अपन हम लोगों ने एक चीजें निकाली कि जनता इतना सारा टैक्स दे रही है, उसका पैसे का हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को जनता में लगाना है। तो हम लोग जनता को, देखो फ्री शब्द नहीं होना चाहिए, वैसे तो जनता के लिए पैसा। हम लोग 300 यूनिट फ्री वो हम दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। बट वो एक उससे ना आम नागरिक को सुविधा कितनी मिल रही है। आज उसका बिजली का बिल 0 आ रहा है। हम लोग ना एजुकेशन में बात करते हैं, फ्री एजुकेशन। हम लोग फ्री एजुकेशन में क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज उसको एक अच्छे लेवल पे लेके आते हैं। आप गूगल करना, 90% तक रिजल्ट, 95% गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट रहा है। उसके बाद में वहाँ पे आप स्कूल जाके, मैं खुद आपको इनवाइट करता हूँ, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी से लेके अच्छी सुविधा, ड्रेस, वेल ड्रेसेस। आज इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे वहाँ पे, अपने यहाँ पे डीपीएस जैसे स्कूल, हाईफाई स्कूल है, राजमाता है, वैसे ही वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है। तो हम लोग ना वो टैक्स का पैसा ही यूज कर रहे हैं। ना अरविंद केजरीवाल जी अपनी जेब से दे रहे हैं, ना मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, उन्हीं का पैसा उनमें लगा रहे हैं हम लोग। तो और रही बात फ्री की रेवड़ी, वर्ड सुना है मैंने आजकल, आप सही कह रहे हैं। वो जो विपक्षी पार्टी द्वारा फैलाई गई चीजें हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी मध्य प्रदेश में भी देख लो या कहीं पे भी देख लो, वो लोग भी तो दे रहे हैं फ्री। अब उनके लिए हमको देख के नकल कर रहे हैं। जैसे अशोक गहलोत ने हमको देख के नकल किया, वो 100 यूनिट लाए, बट क्या क्या 60 लगा दिया। आप देखो ना, अभी हमारे बिल जो 5,000 6,000 आते तो 9,000 पहुंच गए, 10,000 पहुंच गए। लेकिन जो 100 यूनिट तो किसका आता है? आजकल नॉर्मल घर में भी 100 यूनिट नहीं आता है, सब जगह 60 लग के उल्टा डबल बिल हो गया है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फॉलो तो किया लेकिन आधा अधूरा किया है। अब वो पूरा कर भी नहीं सकते। चलिए, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि अगर शहर विधानसभा से रोहित कुमार जोशी विधायक चुने जाते हैं तो उसके बाद उनका सबसे पहला विजन क्या रहेगा? मेरा पहला विजन रहेगा लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याएं सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान लाना। अगर मैं लोगों के बीच ही नहीं गया, मान लो मैं वोट मांगने जा रहा हूँ, बट मेरा पहला ही कदम अगर होगा लोगों के प्रति होगा कि मैं, मेरे को वो लोग विधानसभा पहुंचाएंगे तो मैं अपने यहाँ लोगों की आवाज वहां पहुंचाऊंगा। हर एक समाज जाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम रहेगा। उसके अंदर हम लोग ना, जिन लोगों के काम अटके पड़े हैं आजकल, तो आप देखा जाए तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, वो भी नहीं मिल रहा है टाइम पे। तो ये सब एक चीजों को सुधारना है, हमारा काम ही ये रहेगा, मूलभूत सुविधाओं को गति देना। चाहे रोहित कुमार जोशी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, राजस्थान में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है? वो मुख्य मुद्दे क्या है? हमारे गारंटी कार्ड आता है, जैसे अभी तो मैं फोन में होगा, मैं लाया नहीं हूँ। तो गारंटी कार्ड में हम लोगों ने 7 गारंटी दी है, शिक्षा पे, रोजगार पे, और आपको पता है हमारे यहाँ पे मिलिट्री में जो लोग शहीद होते हैं उनको, एकमात्र पार्टी है दिल्ली और पंजाब की, वो पार्टी 1 करोड़ रुपए शहीद को देती है। राजस्थान में तो कितने वीर पुत्र पैदा हुए हम लोग को, हमको पता ही है। वो शहीद होते हैं तो उनको यहाँ 2-4 लाख 10 लाख रुपए दिया जाता है, हम लोग यहाँ 1 करोड़ रुपए देंगे। बिजली हम लोग 300 यूनिट तक फ्री देंगे, और उसके बावजूद भी उसके ऊपर का जो बिल आया सर्चार्ज वगैरह माफ करके देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और पानी की तो 700 लीटर तक हम लोग देते हैं दिल्ली के अंदर, बस जोधपुर के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम लागू किया जाएगा। और जैसे शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के अंदर हम लोग नए स्कूल्स कॉलेज वगैरह बनाएंगे, और स्कूल्स भी है ना हम लोग फ्री एजुकेशन देंगे, वो भी सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम 12th तक, और जैसा दिल्ली में हुआ वैसा ही जोधपुर में लागू किया जाएगा या राजस्थान में लागू किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में हमने देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि जो हिंदी मीडियम है वो भी इसी तरह कायम रहे, लेकिन उन सभी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसका विरोध देखने को नहीं मिलेगा आपको? देखो हर एक माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ाए,
यूरोप, यूएसए, यूके भेजे, पढ़ने के लिए साइंटिस्ट बना है और वापस भारत की सेवा के लिए रहा है। जैसे अगर कोई आईआईटीएन बनता है तो या कोई साइंटिस्ट बनता है तो आपने देखा होगा कि ना साइंटिस्ट यूएस जाके नासा जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अभी भारत ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, चाँद पे अपना रॉकेट भेजा था। तो आप देखिए ना कि ना बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ-बाप किस हद तक जाते हैं। आज मैं भी 1 साल का था तो मेरे पिताजी गुज़र गए थे। बड़ी संघर्ष भरा जीवन रहा है। तो मेरी माँ ने भी बहुत कोशिश करी अच्छे एजुकेशन देने की, जब आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल तो होने चाहिए और अच्छी पढ़ाई-लिखाई होनी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कद्दावर नेता सामने आते हैं वो देखने को मिलते हैं। चुनाव में एक बहुत बड़ी जो लड़ाई है वो कद्दावर नेताओं के साथ होती है। उन परिस्थितियों में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो युवाओं पर वो ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं। तो किस तरह से युवा सक्षम हो पाएंगे राजस्थान में इन कद्दावर नेताओं के सामने? मुझे लगता है आजकल तो युवाओं का ज़माना है। आपने देखा 70-80% 80-90 करोड़ तक युवा है देश के अंदर और देश के अंदर युवा ही चलाएगा। आज भी हर छोटी चीज़ होती है। आज बताइए कि रैली भी युवा ही सक्सेस कराता है। कोई भी छोटी-मोटी रैली हो तो युवा ही आगे आता है। यूथ विंग क्यों बनाते हैं हम लोग? तो युवा को ही आगे लाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी तो यूथ विंग पे ही या युवा पे ही आगे चल रही है और हमेशा यूथ को ही आगे लाएगी क्योंकि हम लोगों का विज़न यही है, युवा जितना ज़्यादा तेज़ चलेगा, जितना ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा और उतना ही जल्दी काम होंगे लोगों के और लोग भी भरोसा युवा पे करते हैं आजकल। 200 विधानसभाओं पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो पहली लिस्ट कब तक देखने को मिल सकती है? पहली लिस्ट मेरे को लगता है कि इसी महीने मतलब अक्टूबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाएगी पहली लिस्ट और आगे तो ऊपर सेंट्रल का काम है सारा लिस्ट देने का। हमारा काम तो सिर्फ काम करने का है। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि पेशे से आप एक बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, और बिजनेसमैन से राजनीति की तरफ ये जो झुकाव और ये जो जुड़ाव हुआ है वो कब हुआ और कैसे हुआ? बेसिकली 2013 से अन्ना आंदोलन से हुआ था मेरा झुकाव। मैं जुड़ गया था उस समय पार्टी से और उसके बाद मैं लगातार काम करते रहे। उस समय पार्टी इतनी एक्टिव नहीं थी। दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा था, फिर पंजाब में लड़ा। बेसिकली पंजाब के बाद में एक लहर आई है पूरे इंडिया के अंदर और जब इंडिया के अंदर लहर आई है तो फिर लोगों का रुझान बढ़ने लग गया। फिर हमारी कमेटी बनी। हमारे संदीप पाठक जी है जो संगठन मंत्री है, पूरे इंडिया संगठन देखते हैं वो पूरा सिस्टम वो चलाते हैं। तो वो उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का, हर जगह छत्तीसगढ़ का। तो वो सिस्टम पे हम लोग काम करते हैं। उनका एक सिस्टम अलग है। कभी जोधपुर आएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उनका भी इंटरव्यू लीजिएगा। उनका एक विजन है, वो एक बात करते हैं तो लगता है कि हाँ उन्होंने बताया है कि जैसे हमारा संगठन कैसे बना था बताता हूँ। हर एक वार्ड कमेटियाँ बना दी हमारे वार्ड तक 10-10 लोग 20-20 लोगों की कमेटियाँ बनाई, ग्रामीण क्षेत्र में कमेटियाँ बनाई। हमारे पास आज के टाइम में 10 से 15,000 तो नॉर्मल हर वार्ड कमेटी तक जा चुके हैं। उसके बाद में बूथ तक हम लोगों ने टीमें गठित कर दी है। तो ये अभी से नहीं चल रहा है, ये पिछले 1 साल से चल रहा है। जब विनय मिश्रा जी हमारे यहाँ बने थे चुनाव प्रभारी नए, उस समय से ये चीज़ लागू कर दी गई है और अब इसका विस्तार हो गया है और संगठन बनने के बाद में अब तो टिकट अनाउंस और वो होगा क्योंकि हम लोग बूथ तक पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि वो कौन से 3 मुख्य मुद्दे होंगे जिनको लेकर रोहित कुमार जोशी शहर विधानसभा में चुनाव में उतरेंगे? शहर की सबसे बड़ी 3 बेसिक समस्याएं हैं, आप सही कह रहे हैं। रोड, आप रोड देखिए, रोड बिल्कुल खराब पड़ी है। अपन जहाँ पे भी जाएंगे गड्ढे मिलेंगे, हर बरसात में नई रोड बनाते हैं हम लोग। उसके बाद में सेकंड में आते हैं हम लोग, घरों में बिजली नहीं आ रही है। बिजली में क्या होता है, हर बारिश में 4 घंटे 6 घंटे कटौती हो रही है। आज भी शहर के अंदर कटौती हो रही है। मैं रोज देखता हूँ जगह जगह पे कमेंट्स आते हैं, अरे आप अशोक जी बिजली भेज दो तो ऐसी चीज़ें हो रही है। और तीसरा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। एक देश एक नेशन एक एजुकेशन, केजरीवाल जी का भी लेटेस्ट नारा है। तो वो चाह रहे हैं कि एक देश में एक ही नेशनल एक ही एजुकेशन हो जो सबको मिले, पूरे देश में एक जैसा हो। वैसा नहीं हो कि अलग सबको अलग अलग जा रहा है, अलग अलग पढ़ाया जा रहा है। तो एक देश और एक एजुकेशन का एक नारा हमारा ये भी है इसमें।